जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी पर रमेश सिंह, इसका 7th चैप्टर यानी कि इन्फ्लेशन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब ये जो चैप्टर है इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो इन्फ्लेशन है उससे रिलेटेड बात की गई है, देन उसके बाद सेक्शन बी जो है उसमें साइकिल के बारे में बात की गई है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर सेक्शन ए जो है मतलब इन्फ्लेशन जो है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिससे कि ये टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और ये जो कोर्सेस है आपको एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ एमएम एकेडमी ऐप पर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंस्टाग्राम जो है उसका हैंडल ये वाला है, तो आपको मयूर मोगरे सर्च करना है, उस पर फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे हैंडल जो है वो देखने को मिलते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ये बेहतर है। अब यहाँ पर सबसे पहले इन्फ्लेशन। अब देखिए इन्फ्लेशन मतलब क्या है, हमें नॉर्मली जो पता है इन्फ्लेशन मतलब क्या है, महंगाई। मतलब यहाँ पर प्राइस जो है वो राइज होता हुआ हमें देखने को मिलता है, मतलब जो भी पैसे हैं वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि मतलब पहले जो चीज़ थी वो 10 रुपए की थी, अब वही चीज़ 15 रुपए की हो चुकी है। हम बोलते हैं ना कि जब हम छोटे थे उस टाइम पे तो ये चीज़ 10 रुपए की मिलती थी, लेकिन अब तो ये 100 रुपए की हो गई है। पहले के ज़माने में अगर 100 रुपए बाहर लेकर जाओ तो फिर क्या क्या नहीं आता था, लेकिन आज अगर हम 100 की पत्ती लेके जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं आता है। ऐसे कई बार घर पे चर्चाएं होती रहती है। अब ये जो है इन्फ्लेशन, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो भी देखने को मिलते हैं। कई जगहों पर जो डेवलप्ड कंट्री है वो इन्फ्लेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं, और इसीलिए वहाँ पर तख्ता पलट जो है वो भी वहाँ पर हो सकता है। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो मैंगो पीपल है, जो आम आदमी है, वो यहाँ पर सफ़र करता है। अब यहाँ पर डेफिनेशन, सबसे पहले तो डेफिनेशन, क्योंकि कोई भी चीज़ समझने के लिए वो क्या है वो समझना ज़रूरी है। जब हमने इकोनॉमी का कोर्स शुरू किया था सबसे पहले हमने इकोनॉमी होता क्या है उसकी डेफिनेशन देखी थी। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें इंक्रीज, उसमें राइज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दूसरा है सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। मतलब एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से हम घुमा फिरा के, मतलब खाना यहाँ से भी खा सकते हैं, इधर से भी खा सकते हैं, कैसे भी खाओ लेकिन मुंह में पेट में जाना चाहिए। ठीक है, राइज प्राइस अक्रॉस बोर्ड, मतलब जो भी कम्युनिटीज, जितने भी कमोडिटीज हमें देखने को मिलते हैं सभी में यहाँ पर प्राइसेज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंट इंक्रीज, यहाँ पर परसिस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं कि आज बढ़ गए कल कम हो गए, है ना, ऐसा नहीं हो रहा है। परसिस्टेंट इंक्रीज जो है वो हमें देखना चाहिए जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस में। मतलब समझ लीजिए 2011 में एक सिलेंडर जो है वो 300 रुपए का आता था, देन 2015 में अगर हम देखते हैं तो 600 रुपए जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर 2011 के मुकाबले 2015 में क्या हुआ है, प्राइजेस बढ़े हैं, राइज हुआ है प्राइस में। 2019 में अगर हम देखते हैं तो 900 रुपए का, देन 2030 में अगर हम देखते हैं तो 1600 रुपए का। ठीक है, इस तरीके से मतलब जो प्राइजेस है वो हमें राइज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी को क्या हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। अब इन्फ्लेशन जो है वो ऑकर क्यों होती है, क्यों इन्फ्लेशन होता है, क्यों प्राइजेस जो है उसमें हमें इंक्रीज, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब ये समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो कि है डिमांड एंड सप्लाई। मतलब डिमांड और सप्लाई कैसा खेल खेलता है, डिमांड और सप्लाई की वजह से क्या परिणाम होते हैं, ये यहाँ पर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इन्फ्लेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इन्फ्लेशन आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी जितनी भी इकोनॉमी की चीज़ें हैं वो आपको समझने में काफ़ी आसानी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंसेप्चुअल तौर पर समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं और उसी के साथ एनिमेशंस का मैंने इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपको आसान आसान शब्दों में यहाँ पर समझाने की कोशिश जो है वो की जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है वो समझते हैं। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर सलमान खान है, ठीक है। अब सलमान खान जो है उनके ऊपर एक इंसान जो है उसने यहाँ पर पैसे लगाए कि यार सलमान खान है तो इसको मैं एक एक्टर लेना चाहता हूँ। तो प्रोड्यूसर जो है उसने यहाँ पर सलमान खान पर पैसे लगाए, उसको लेकर एक पिक्चर बनाई। अब मूवी बनाई, वो मूवी थी बजरंगी भाईजान। अब बजरंगी भाईजान जो है उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बजरंगी भाईजान के लिए जो सलमान खान है उसने पैसे कितने चार्ज किए थे, पैसे चार्ज किए थे 20 करोड़ रुपए। अब ये हाइपोथेटिकल फिगर्स है, ठीक है, एक्यूरेट मत लेना, यहाँ पर डिमांड सप्लाई मेरे को आपको समझाना है इसलिए 20 करोड़ रुपए लिए थे। अब बजरंगी भाईजान जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस कर लेती है, 300 करोड़ रुपए जो है बजरंगी भाईजान यहाँ पर कमा लेती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही 300 करोड़ कमाती है वैसे ही सलमान खान जो उसकी डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी या कम हो जाएगी,
कोई भी पैसा लगाना चाहेगा ना कि यार 20 करोड़ में मैं 300 करोड़ कमा रहा हूँ, प्रॉफिट मार्जिन देखिए। हर प्रोड्यूसर जो है उसको सलमान खान चाहिए रहेगा। हर प्रोड्यूसर बोलेगा कि मुझे सलमान खान के साथ पिक्चर करनी है, मुझे सलमान खान अपनी मूवी में चाहिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, सलमान खान जो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर डिमांड जो है, क्योंकि हर इंसान को वो चाहिए रहेगा, डिमांड यहाँ पर सलमान खान की क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब जब यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो गई है तो सलमान खान बोलेगा आया रे आया, अभी मेरा टाइम आया, है ना। तो अब जब अपना टाइम आया है तो फिर यहाँ पर सलमान खान क्या करेगा कि अब मैं 20 करोड़ नहीं 40 करोड़ चार्ज करूंगा। क्यों? मेरी डिमांड है, डिमांड इंक्रीज हो गई है तो मेरी वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए। समझ रहे हो ना कि मतलब क्या हो रहा है, डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो प्राइस वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब प्राइस इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या, सलमान खान की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है अपने आप उसके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बराबर है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो सलमान खान है, ठीक है, अब समझ लीजिए सलमान खान का सप्लाई हम इंक्रीज कर देते हैं कि सलमान खान जैसे ही और कुछ एक्टर जो है वो निकल कर आए हैं जो अच्छा खासा पैसा प्रोड्यूसर को कमा के दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर सप्लाई जो है वो यहाँ पर बढ़ गई। समझ रहे हो आप, सप्लाई जो है एक्टर्स की जो अच्छा खासा कमा कर दे सकते हैं प्रोड्यूसर को, वो यहाँ पर बढ़ गए। तो अब क्या होगा, अब कुछ प्रोड्यूसर जो है वो सलमान खान से हटकर वहां चल जाएंगे। क्या 40 करोड़ एक सलमान खान को कौन देगा, दूसरे जो सलमान खान के डुप्लीकेट बैठे हुए हैं उनको हम दे देते हैं, वो भी तो हमको 300 करोड़ नहीं तो 150 करोड़ तो कमा के दे ही देंगे, है ना। तो वहां पर चले जाएंगे। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो सलमान खान एक्चुअल में सलमान खान है उसके यहाँ पर क्या हुआ है, डिमांड फिर से नॉर्मल हो गई। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड फिर से नॉर्मल होने की वजह से उसकी जो प्राइसेस है वो भी उसने फिर से नॉर्मल कर ली। मतलब अब यहाँ से आप तर्क क्या निकाल सकते हो, तर्क आप ये निकाल सकते हो कि जब डिमांड बढ़ती है तब वैल्यू या फिर प्राइस जो है वो भी बढ़ती है। जब डिमांड कम होती है तो वैल्यू या प्राइस जो है वो भी कम होती है। ये तो हो गया डिमांड का। सप्लाई का क्या होता है कि जब सप्लाई बढ़ता है, जब सप्लाई इंक्रीज होता है तब वैल्यू कम होती है ना। पत्थर आप देखोगे तो पत्थर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, पत्थर का सप्लाई, लेकिन गोल्ड सोने का सप्लाई बहुत कम है। इसीलिए सोने की जो वैल्यू है, जो कीमत है ज्यादा है, पत्थर की जो वैल्यू है कम है ना, बराबर है। ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको सप्लाई साइड का जो चीज है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर फिर से डिमांड एंड सप्लाई का ही देख रहे हैं हम। यहाँ पर समझ लीजिए जो कांदे हैं, जो ओनियन है वो है 50 रुपए पर केजी, 50 रुपीज पर केजी के यहाँ पर कांदे जो है वो मिल रहे हैं। अब क्या हुआ कि लोग जो है वो कांदे खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ की वजह से क्या होता है, जो कांदे की फसलें हैं वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो कांदा आना था उसका सप्लाई यहाँ पर कम हो जाता है। मतलब जो सप्लाई है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। अब जब सप्लाई कम हो गया है तो लोगों को लगता है यार लोग अभी कांदे पहले जितने थे अब उससे कम हो गए हैं, तो हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं। तो क्या करेंगे लोग जो है वो क्या करेंगे, कांदे जल्दी ले लो नहीं तो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर लोग जो है वो लाइन लगा देंगे, हमको कांदा चाहिए, हमको कांदा चाहिए, हमको कांदा चाहिए, हमको ऑनियन चाहिए, हमको ऑनियन चाहिए, हमको ऑनियन चाहिए, है ना। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे सप्लाई कम हो रही है उसकी डिमांड जो है वो यहाँ पर राइज हो रही है, बराबर है। सप्लाई कम हो रहा है तो डिमांड उसकी बढ़ रही है, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, उसके वजह से जो प्राइजेस है वो यहाँ पर 50 रुपीज पर केजी थे तो अब 100 रुपीज पर केजी हो जाएंगे। ये तो आपने कई बार एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कहीं कहीं पर अगर फसलें खराब हो जाती है, अगर सप्लाई कम आता है तो फिर हमारे यहाँ पर कांदे के भाव जो है वो भी आसमान छूते हैं, है ना, काफी बार छूते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इन शॉर्ट जो दो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे हैं उससे हम क्या एक तर्क लगा सकते हैं, उससे हम क्या शॉर्ट में कह सकते हैं। शॉर्ट में हम यहाँ पर डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस, या फिर इसको मैं वैल्यू भी कहता हूँ, इसको मैं वैल्यू भी बोलता हूँ, तो ये जो तीनों हैं इसमें हम एक रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। ये रिलेशन अगर आपको याद हो गया तो समझ लो आपकी आधी मुश्किलें जो इकोनॉमी की वो हल हो गई। बहुत सारे लोगों को डिमांड एंड सप्लाई जो है वही समझ नहीं पाते। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या परिणाम होता है, यही समझ नहीं पाते, तो आगे की जो चीजें वो कैसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूरे तर्क के साथ यहाँ पर आपको सोल्यूशन बताया है। अब यहाँ पर आपको समझने में काफी आसानी जा रही होगी। सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, डिमांड अगर इंक्रीज होती है और सप्लाई अगर डिक्रीज होता है तो क्या होगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड, सलमान खान जो है उसने बहुत अच्छी मूवी कर ली, डिमांड इंक्रीज हो गई, बराबर है। सप्लाई जो है वो क्या हो गया, सप्लाई यहाँ पर कम है। ओनियन का आप एग्जाम्पल लो कि सप्लाई जो है वो कम हो गया था, डिमांड बढ़ गई थी, तो क्या हो गया, प्राइस राइज हो गई थी, 50 रुपीज पर केजी से 100 रुपीज पर केजी हो गया था, बराबर है। तो प्राइस जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैल्यू उसकी इंक्रीज हो जाएगी। देन डिमांड अगर यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है
एंड सप्लाई भी अगर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा कि डिमांड तो है अच्छी खासी है लेकिन सप्लाई भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्राइजेस जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। देन उसके बाद डिमांड अगर डिक्रीज हो रही है, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई अगर बढ़ता जा रहा है, मतलब समझ लीजिए कि कांदे का सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा है लेकिन खाने वाले लोगों ने सबने छोड़ दिए, तो उसकी प्राइस जो है वो क्या रहेगी, एकदम ही कम, है ना। जैसे कि पत्थर आप समझ लो ना कि पत्थर का सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड उसकी बहुत कम है ना। तो इसलिए क्या है, उसकी प्राइजेस जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। देन उसके बाद अगर डिमांड डिक्रीज होती है और सप्लाई भी डिक्रीज होता है, मतलब डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई है, सप्लाई भी डिक्रीज हो गया है, ऐसे सिनारियो में क्या होगा, प्राइजेस जो है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन सही है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए, कंडीशन को आप दिमाग में बिठा लो और अच्छे तरीके से, अगर आपको एग्जांपल्स नहीं समझे तो फिर से एक बार एग्जांपल्स जो है वो देखो, जिससे कि डिमांड एंड सप्लाई आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अब जो हम देखने वाले हैं इसमें डिमांड एंड सप्लाई का ही पूरा खेल रहने वाला है। आधे से ज्यादा इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई पर ही चलती है, उसी के बेसिस पर चलती है। मतलब सरकार आज भी कोशिश क्या करती है, डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। भले वो ओनियन के प्राइजेस हो, भले ही वो ऑयल के प्राइजेस हो, भले ही वो जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी समस्या हो, सभी समस्याओं में सरकार डिमांड एंड सप्लाई को ही कंट्रोल करने की कोशिश करती है। समझ में आ रहा है आपको, जिससे कि इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर कंट्रोल में आ सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डिमांड जो है वो इंक्रीज क्यों होती है, क्या कारण है, डिमांड इंक्रीज होने के पीछे कारण क्या है। तो एक तो हमने देख लिया कि सलमान खान जो है वो बहुत अच्छी मूवी कर रहे हैं, और जो सलमान खान है वो मतलब समझ लो कि अच्छी खासी कमाई करके दे रहे हैं, बराबर है। अब उसकी वजह से सलमान खान की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें डिमांड क्यों बढ़ रही है, एक्चुअल में अगर हम देखें कि डिमांड किस वजह से बढ़ती है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये इसके लिए बहुत सटीक है। अब समझ लीजिए यहाँ पर दो गाड़ियां आपको नजर आ रही है, ये दो गाड़ियों की कीमत जो है, एक एक गाड़ी की कीमत है 1 करोड़ 1 करोड़, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ है यहाँ पर कि दो लोग हमें देखने को मिल रहे हैं जिनकी इनकम या फिर जिनके पास पैसा जो है वो 50 लाख रुपए है। अब यहाँ पर समझ लीजिए एक जो गाड़ी है, ये गाड़ी इन दोनों में से कौन परचेस कर पाएगा, कोई भी परचेस नहीं कर पाएगा, किसी के पास भी 1 करोड़ रुपया नहीं है, बराबर। ये दोनों मिलकर एक गाड़ी खरीद सकते हैं लेकिन ये दोनों एक जगह पर रहता है, एक दूसरी जगह पर रहता है, तो इसलिए दोनों में कोई भी बातचीत नहीं है। तो मतलब दोनों अगर आप देखोगे तो कोई भी यहाँ पर गाड़ी खरीद नहीं पाएगा। मतलब एक्चुअल में गाड़ी की डिमांड है क्या, नहीं है, बराबर है, गाड़ी की डिमांड नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्राइस क्यों 1 करोड़ है, फिर प्राइस तो 0 रहना चाहिए था, डिमांड नहीं है तो। अब गाड़ी बनाने में तो कुछ पैसा लगाइए ना, वो नुकसान में जाएगा क्या जो बनाने वाला है, नहीं। तो यहाँ पर जो पैसा उसको लगा है उस हिसाब से उसने गाड़ी की प्राइस जो है वो तो फिक्स करेगा ही करेगा वो, ठीक है, डिमांड रहो नहीं रहो उतनी तो प्राइस वो फिक्स करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि समझ लीजिए यहाँ पर जो उनकी इनकम है वो सडनली राइज हो जाती है, ये जो दोनों लोग हैं इनकी इनकम जो है सडनली राइज हो जाती है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर अपग्रेडेशन पे चल जाती है। कैसे, तो समझ लो कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर बोला कि हम यहाँ पर कुछ सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ लो कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई, तो ये आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, इसको यहाँ पर 2 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर इसके पास आ गए, और ये जो इंसान है इसके पास भी 2 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि भैया मेरे को कार चाहिए, मेरे को कार चाहिए, मेरे को कार, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर कार जो है वो है 1 करोड़ रुपए की, और इनके पास कितने हैं, इनके पास है 2-2 करोड़। अब यहाँ पर दोनों ही लोग 2-2 गाड़ियां ले सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल है 2 ही गाड़ियां, सप्लाई कितना है, 2 ही गाड़ियों का सप्लाई है, लेकिन डिमांड जो है वो अब 4 गाड़ियों की हो चुकी है कि एक इंसान 2 गाड़ियां ले पा रहा है। तो मतलब 2 लोग कितने ले पाएंगे, 4 गाड़ियां ले पाएंगे। तो डिमांड 4 गाड़ियों की है लेकिन अवेलेबल सप्लाई 2 ही गाड़ियों का है, तो मतलब सप्लाई डिक्रीज है और डिमांड इंक्रीज है। मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिमांड जो है वो यहाँ पर कार की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, डिमांड यहाँ पर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अपने आप यहाँ पर जो उनकी प्राइजेस है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो कार वाला इंसान है इसने क्या किया, इसने यहाँ पर कार की जो प्राइजेस है वो भी बढ़ा दी, इसे 4-4 करोड़ लग रही। अब यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि यार फिर से सिचुएशन वही हो गई, मतलब हमारे पास 50 लाख थे तो अब भी हम गाड़ी नहीं ले पा रहे थे, 2 करोड़ आ गए फिर भी हम गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कार है उसकी तो प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, क्योंकि डिमांड जो है वो उसकी इंक्रीज हो गई थी। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, माइन्यूटली देखोगे, तो डिमांड इंक्रीज क्यों हुई, डिमांड इंक्रीज हुई क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा आया, क्योंकि यहाँ पर जो रजनीकांत है, जो ट्रंप है, उसके हाथ में पैसा आया। अब पैसा कैसे आएगा, किसी भी तरीके से आ सकता है, मतलब कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो बोलेगी जेब कतरी टैक्स,
मतलब यहाँ पर क्या है कि जो टैक्स है वो अगर समझ लो यहाँ पर कम कर देती है गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कम कर देती है। तो मतलब क्या है कि अगर सरकार ने 50% टैक्स रखा, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 50 रुपये गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया और 30% टैक्स कर दिया तो आपको 30 ही रुपये देने पड़ेंगे, मतलब 70 रुपये अभी आपके सेव हो रहे हैं, बराबर है। तो मतलब या तो गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे तो लोगों के पास सेविंग ज्यादा रहेगी तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी। दूसरी ये भी रीजन हो सकता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर क्या करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पर जो योजनाएं होती है कि समझ लो कि हम यहाँ पर रोजगार जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पर अलग अलग योजनाएं जो है वो दे रहे हैं, तो उसके तहत भी यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अगर वेलफेयर स्कीम में खर्च करती है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालना है, तो उस तरीके से भी यहाँ पर लोगों के पास पैसा आ सकता है और लोग जो है वो खर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हुई है, बराबर, ये जो कार है इसकी डिमांड जो यहाँ पर इंक्रीज हुई है जिसकी वजह से प्राइजेस इंक्रीज हुए। अब प्राइजेस इंक्रीज हुए मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो गया। अब इसको अगर कंट्रोल करना है तो क्या होगा, तो क्या करेगी गवर्नमेंट जो है वो उसका उल्टा करेगी, जो गवर्नमेंट ने किया था उसका उल्टा करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, अब यहाँ पर टैक्स को बढ़ा देगी, मतलब पहले यहाँ पर उन्होंने 30% टैक्स किया था, फिर 50% कर देंगे, मतलब लोगों की सेविंग जो है 50 रुपये फिर से आ जाएगी। मतलब यहाँ पर समझ लो इस पर अगर टैक्स लगाया जाता है तो 2 करोड़ रुपए आए थे, फिर से यहाँ पर 50 लाख पर ही आ गया, बराबर है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पर बोलती है कि पीएम पैसा लूट लो योजना बंद हो गई है। जो सरकार ने लूट लो योजना निकाली थी कि हर किसी के पास खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे, वो बंद कर रहे हैं। तो अब ये जो इंसान है इसके खाते में भी जो 15 लाख रुपए आ रहे थे अब वो भी बंद हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके भी पैसे चले गए, फिर से आ गए अपने 50 लाख पर। अब जब यहाँ पर क्या हुआ है कि फिर से यहाँ पर इनकम कम हो गई है लोगों की, डिमांड का क्या होगा, डिमांड यहाँ पर अपने आप खत्म हो जाएगी। डिमांड खत्म हो जाएगी तो अपने आप यहाँ पर जो प्राइजेस है फिर से नॉर्मल पर आ जाएगी। मतलब समझिए कि यहाँ पर जब इन्फ्लेशन बढ़ता है गवर्नमेंट कैसे उसको कंट्रोल में लाती है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ने की कोशिश करता है गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल में लाती है। अब ये भी जो कंट्रोल होता है ये भी दो तरीकों से होता है, एक फिस्कल पॉलिसी से होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी से होता है। फिस्कल पॉलिसी मतलब ये सारी जो गवर्नमेंट लेकर आती है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो आरबीआई लेकर आती है। इसको तो हम आगे पढ़ेंगे, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो भी हम सेपरेटली देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि हम डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, डिमांड इंक्रीज क्यों होती है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, जब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है, जब लोगों के हाथों में पैसा आता है। तो अगर डिमांड को कम करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है तो डिमांड को कम करना पड़ेगा, डिमांड को कम करना है तो लोगों के हाथों में पैसा जो है वो कम कर दो, बराबर है। तो ये सारे कारण जो है, ये सारे रीजन जो है वो हो सकते हैं। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन ऑकर क्यों होता है, इन्फ्लेशन क्यों ऑकर होता है, आप बोलोगे वही तो बात है ना यार, एक तो डिमांड बढ़ रही है, दूसरा यहाँ पर सप्लाई जो है वो कम हो रहा है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से अपने आप प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है, इतना सब ठीक है। लेकिन हमें मेंस के तहत भी तैयारी करनी है ना, उसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यही लिखोगे क्या, है ना, मशीन क्या है, अप 1 सेकंड में अप 1 सेकंड में डाउन, अप डाउन अप डाउन, ऐसे लिखोगे क्या, नहीं। यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन ऑकर क्यों होता है तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझना बहुत जरूरी है। तो पहले मतलब प्री 1970s जब यहाँ पर इतने ज़्यादा समझ लीजिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, जो कैपिटलिज्म है वो इतना ज़्यादा जब उफान पर नहीं था, तो प्री 1970s अगर हम देखते हैं तो दो तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यही हमें हर जगह देखने को मिलता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये दो आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब बेसिकली होता क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, तो यहाँ पर डिमांड से रिलेटेड कुछ चीज जो है वो खेली जा रही है, ये आपको ध्यान में रखना है, डिमांड से रिलेटेड कुछ खेला जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आइदर यहाँ पर डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है, जैसे कि सलमान खान जो उसका हमने देखा था कि सलमान खान ने करोड़ों रुपए कमा के दिए, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की वहां पर लाइन लग गई, तो सलमान खान की डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज हुई थी, सलमान खान ने अपने रेट जो है वो भी बढ़ा दिए थे। तो मतलब या तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है या फिर जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था ओनियन जो है उसका सप्लाई यहाँ पर डिक्रीज हो गया था, बराबर है, तो सप्लाई डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर प्राइसेज जो है 50 रुपीज पर केजी से 100 रुपीज पर केजी हो गया था। तो ये जो होता है इसके तहत हमें देखने को मिलता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, या सप्लाई कम हो गया है तो अपने आप लोग जो है वो खरीदने के लिए जा रहे हैं, मतलब डिमांड जो है उस चीज की वो ज्यादा बढ़ गई है। तो डिमांड पुल, डिमांड खींची जा रही है, डिमांड लोगों की तरफ खींची जा रही है, डिमांड आ रही है लोगों की तरफ कि यार करना है, ये होना है, ये होना है, ये होना है, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो केनीशियन आइडिया है,
केनेशियन आइडिया है, उसने यहाँ पर बताया कि जब भी इस तरीके कोई इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि देखिए महंगाई जो है एक हद तक सही है, लेकिन अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो परेशानियां तैयार करती है। जैसे कि जो गरीब इंसान है, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, समझ लीजिए कि अगर एक ब्रेड का पैकेट है वो पहले 5 रुपए का आता था, अब अगर वो 30 रुपए का आ रहा है, तो गरीब इंसान जो उसको कैसे खरीद पाएगा 30 रुपए के ब्रेड के पैकेट को, है ना। तो जब महंगाई बढ़ती है तो एक तरीके का वो ग्रोथ भी दिखाता है कि हमारे देश का ग्रोथ हो रहा है जब इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती है। कैसे महंगाई कब बढ़ती है, मैंने आपको बताया जब डिमांड बढ़ती है। डिमांड कब बढ़ती है, अभी हमने देखा जब लोगों के हाथों में पैसा आता है। मतलब क्या हो रहा है, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है, मतलब या तो लोगों को अच्छी खासी नौकरियां लग रही है, या तो लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, या तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है ना। मतलब ओवरऑल इकोनॉमी जो उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये एक हद तक, अगर एक हद से ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाए तो फिर वो बहुत बड़ा एक कर्ज जो है वो बन जाता है। तो इसीलिए जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो फिर उसको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पर केनेशियन आइडिया जो उसने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। या तो हम टैक्सेस को इंक्रीज कर दें, मतलब बेसिकली हमें करने क्या है, लोगों के हाथों में जो पैसा है, लोगों के खीसे में जो पैसा है, लोगों के जेब में जो पैसा है, उसको कम करना है, जिससे कि लोग खरीदने से पहले 10 बार सोचें। तो एक तो चीज़ है कि हम यहाँ पर टैक्सेस इंक्रीज कर दें, जिससे कि लोगों की सेविंग ही कम हो जाएगी। अगर सेविंग कम होगी तो लोग खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। दूसरा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दो। गवर्नमेंट जो यहाँ पर खर्च कर रही है कि सूटकेस लेके भागो योजना, खड्डा खोदो योजना, पैसे ले लो योजना, जो करना है कर लो योजना, ये सारी जो योजनाओं का उफान बनाकर रखा है कि हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए योजना, ये सारी जो योजनाएं बनाकर रखी है, इसको कम कर दो। इसको कम करेंगे तो अपने आप लोगों के खातों में पैसे कम जाएंगे, लोगों के खातों में पैसे कम जाएंगे तो लोग खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर हम आते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्ट जो है वो अपने आप ही बढ़ रही है, कॉस्ट को पुश किया जा रहा है। कॉस्ट कैसे पुश होगी मुझे बताओ, सोचो। क्या होता है कि जब भी हम सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग को तान पड़ता है, हमारा दिमाग स्ट्रेच होता है, और दिमाग स्ट्रेच होता है तो अपने आप चीज़ें याद रहती है। तो अभी आप सोचो कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या हो सकता है। कॉस्ट को हम पुश कर रहे हैं, इन्फ्लेशन यहाँ पर भी हो रहा है, इसमें महंगाई बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों के हाथों में पैसा बढ़ने की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है फैक्टर कॉस्ट की वजह से। फैक्टर कॉस्ट, मैंने आपको हिंट दे दी। अब आप सोचिए कि क्या होगा, ये किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली फैक्टर इनपुट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने की वजह से होता है। मतलब समझ लो कि यहाँ पर जो वर्कर्स है, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर बोले कि हमको यहाँ पर और पैसा चाहिए, हमारी जो वेजेस है वो यहाँ पर इंक्रीज कर दो, तो मतलब क्या हो रहा है कि कोई चीज़ यहाँ पर अगर बनानी है, समझ लीजिए कि यहाँ पर मुझे एक समझ लीजिए ब्रेड बनाना है, ठीक है, ब्रेड का पैकेट बनाना है। और ब्रेड का पैकेट जो है वो है 5 रुपए का, बराबर है, मैं 5 रुपए उसकी कीमत रख रहा हूँ। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मेरे एम्प्लॉयज़ है काम करने वाले, उन्होंने बोला कि सबकी सैलरी पहले 100-100 रुपए थी, अब उन्होंने बोला कि हमारी सैलरी जो है यहाँ पर 200-200 रुपए कर दो। सबकी सैलरी यहाँ पर कर दी है 200-200 रुपए। अब जब सबकी सैलरी 200-200 कर दी है तो मतलब अपने आप इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसमें मैं प्राइजेस बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगा, इसकी प्राइस मैंने कर दी 10 रुपए। समझ रहे हो आप, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। या फिर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाए, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, मतलब ब्रेड बनाने के लिए जो भी सामग्री लगती है, ठीक है, तो अगर समझ लीजिए कि मैं ब्रेड बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिए ना, मैं ब्रेड बनाने के लिए अगर दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूध के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो फिर अपने आप यहाँ पर फाइनल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, बराबर है। तो इससे इससे भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, इससे प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है। इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट यहाँ पर पुश हो रही है, यहाँ पर कोई खींच नहीं रहा है, अपने आप पुश हो रही है कि लोग जो है वो अपना मतलब प्रोडक्शन में ही मुझे खर्चा बढ़ रहा है, प्रोडक्शन का ही खर्चा बढ़ रहा है, तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसमें यहाँ पर केनेशियन ने फिर अपनी नाक घुसेड़ी, उसने बोला कि इसको भी कंट्रोल करना है तो प्राइजेस पर कंट्रोल करो, वेजेस पर कंट्रोल करो। मतलब ये जो वेजेस मांग रहे हैं इनको वेजेस दो ही मत, अपने आप प्राइजेस जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। तो इन्फ्लेशन ऑकर क्यों होता है, दो कारण समझ में आ गए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है पोस्ट 1970s। अब 1970s के बाद हमें यहाँ पर मॉनेटरीज जो है वो देखने को मिलता है, मतलब समझ लीजिए इन शॉर्ट में अगर आपको बताओ तो कैपिटलिस्ट जो है वो देखने को मिलता है। तब इसमें चेंजेस क्या आते हैं, यहाँ पर भी हमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ही देखने को मिलता है, और वहाँ पर उसका तर्क भी सेम ही है, सेम ही चीज़ है, कोई यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन वही है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती है जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है।
फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सेम वही है कि फैक्टर कॉस्ट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा परचेसिंग पावर, वही चीज़ कि यहाँ पर लोगों के पास जो परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से अपने आप डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से अपने आप यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है, जो महंगाई है वो बढ़ गई है। मतलब बेसिकली लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर आई है। लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर कैसे आएगी? वही कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है उनको, देन उसके बाद जो भी मतलब वहाँ पर जो टैक्सेस है वो कम कर दिए गए हैं, वेलफेयर स्कीम जो है वो चलाई जा रही है, ये सारी चीज़ें है ना। और ओवर द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो सेम ही है, वो रिस्ट्रिक्टेड है और उसमें उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अपने आप यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर गाड़ियाँ जो है उसका प्रोडक्शन 2 ही का ही था, लेकिन यहाँ पर जो डिमांड है वो 4 गाड़ियों की हो चुकी थी, अपने आप यहाँ पर प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो गई, बराबर है। अब यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें वही फैक्टर इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ गया, मतलब लोगों के वेजेस बढ़ गए, प्रोडक्शन कॉस्ट इन शॉर्ट जो है वो अगर बढ़ जाता है, तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है तो अपने आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, एवरी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी। यहाँ पर क्या हो रहा है? एवरी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सेसिव क्रिएशन जो है मनी का वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पर ये जो वेजेस इनको दिए जा रहे हैं, यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, वेजेस अगर इनको दिए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, तो अपने आप प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, है ना। मतलब मैं इनको पहले 100 रुपये देता था एक गाड़ी बनाने के, अब यहाँ पर इनको 200 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो गाड़ी की कीमत जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ इनके पास जो पैसा था, अब वो पहले 100 रुपये आता था, अब 200 रुपये आ रहा है, तो इनके पास भी परचेसिंग पावर जो है वो तो बढ़ गई, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो भी तो बढ़ गया। समझ रहे हो ना? ये भी चीज़ यहाँ पर कंसिडर करना पड़ता है। इसी तरीके से हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव सोचना पड़ता है, नैरो नहीं, ठीक है। नैरो नहीं कि यही लकीर है, अब ये लकीर कभी चेंज नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं सोचना है। अब यहाँ पर मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन, यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसको यहाँ पर चेक करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो कौन कौन से मेजर्स हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला है डिमांड साइड मेजर्स। डिमांड जो है उसको यहाँ पर चेक कर लो, डिमांड को चेक कर लोगे तो यहाँ पर इन्फ्लेशन अपने आप ही चेक हो जाएगा। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं उनको अपील करो कि आप यहाँ पर कंजम्पशन मत करो। मतलब क्या? मतलब यहाँ पर जो कंज्यूमर्स है, डिमांड पुल क्यों होता है? लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, बराबर है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है। अब लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है, अब लोगों के हाथों में जब पैसा आ गया तो गवर्नमेंट अगर उनको बोलने लग जाए, रिक्वेस्ट करने लग जाए कि आप यहाँ पर खर्च मत करो, तो डिमांड बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी? लोग, डिमांड क्यों बढ़ रही है? लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है इसलिए डिमांड नहीं बढ़ रही है। लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है, उसी के साथ उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। पहले अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपए थी महीने की, तो उसके खर्चे अगर 30,000 थे, फिर उसकी सैलरी 1 लाख हो गई है, तो उसके खर्चे भी 60,000 हो गए हैं। समझ रहे हो आप? तो मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते हैं, उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होती है। लेकिन समझ लीजिए कि अगर उसकी इनकम 1 लाख हो गई, लेकिन उसने खर्चे जो है वो वहाँ पर 20,000 कर दिए 30,000 की जगह, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि खर्च नहीं कर रहा है वो। तो यहाँ पर वही बताया गया कि अगर यहाँ पर सरकार अपील करे कि आप कंजम्पशन ही कम करो, कंजम्पशन ही मत करो, डिमांड बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। कोई भी घर से बाहर मत निकलो मित्रों, डिमांड बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, है ना। इससे क्या होगा? इससे डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, जो डिमांड साइड इन्फ्लेशन है वो नहीं बनेगा, बराबर है। लेकिन ये काम नहीं करता है एसेंशियल आइटम्स के लिए। अब आप लोगों को अगर बोलोगे आप घर से बाहर मत निकलो, तो लोग बोलेंगे भूखे मर जाए क्या? मतलब अनाज भी नहीं खाए क्या? अरे गेहूं खाना है हमको, राइस खाना है हमको, मछलियाँ खानी है हमको, नहीं खाए क्या? मर जाए यहीं पे, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये काम नहीं करता है एसेंशियल आइटम्स के लिए। तो एसेंशियल आइटम्स जो उसकी प्राइसेस इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। जब भी लॉकडाउन वॉकडाउन लगता है तो एसेंशियल जो कमोडिटीज है उसको खुला रखा जाता है, उसकी प्राइसेस हमें इंक्रीज होती हुई देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पर एक गवर्नमेंट अगर मनी फ्लो को ही टाइट कर दे, मनी फ्लो को ही टाइट कर दे, मतलब समझ लीजिए टैक्सेस इंक्रीज कर दिए उन्होंने, बराबर है। इस तरीके से अगर यहाँ पर चीज़ें कर दी कि टैक्सेस एकदम बढ़ा दिए लोगों ने, जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सपेंडिचर यहाँ पर कम कर दी, जिससे कि लोगों के हाथों में पैसा ही ना जाए। फिर यहाँ पर बाकी चीज़ों के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही सेम प्रॉब्लम, यहाँ पर जो एसेंशियल आइटम्स है उनको कैसे रोकोगे आप? जो लोग हैं उनको भूख तो लगती है सबको, ये तो नीड है। आप वांट को कम कर सकते हो लॉ के जरिए, लेकिन नीड को कभी आप कम नहीं कर सकते हो। ये नीड है भाई साहब, पहले चैप्टर में हमने सीखा हुआ है वांट और नीड में फर्क क्या होता है, तो है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। देन नेक्स्ट यहाँ पर सप्लाई साइड मेजर्स। डिमांड के तो हमने देख ली कि डिमांड को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, देन सप्लाई को हम कैसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, सप्लाई अगर कम हो जाए, सप्लाई अगर कम हो जाए उसकी प्राइजेस, उसकी वैल्यू बढ़ती है। सप्लाई कम हो जाए उसकी प्राइजेस, उसकी वैल्यू बढ़ती है। पत्थर और सोने से याद रखना, सोने की सप्लाई कम है इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है, पत्थर का सप्लाई बहुत ज्यादा है इसलिए उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस कम है। ठीक है, अब यहां पर इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ओनियन के प्राइजेस, जब भी ओनियन जो है, ओनियन के प्राइजेस जब भी इंक्रीज होते हैं, क्यों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि फसलें खराब हो जाती है या फिर जो आउटपुट है वो निकल कर नहीं आता है, मतलब बेसिकली सप्लाई जो है वो कम हो जाता है। सप्लाई कम होने की वजह से जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट क्या करती है, आपने कभी नोटिस किया है क्या कि गवर्नमेंट क्या मेजर्स उठाती है? अगर कांदे के भाव 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए तो गवर्नमेंट क्या मेजर उठाती है? गवर्नमेंट करती है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है कि अब कांदे हमारे यहाँ से, जो ओनियन है हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होंगे। दूसरा वहां पर लगा देते हैं स्टॉक लिमिट, मतलब आप इससे ज्यादा कांदे स्टॉक में नहीं रख सकते हो, आपको बाहर निकालना पड़ेगा, मार्केट में निकालना पड़ेगा। मतलब बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रही है सरकार, एक्सपोर्ट को खत्म करके, एक्सपोर्ट को पर बैन लगा के जो कांदे एक्सपोर्ट में जाने वाले थे अब वो इंडिया के ही मार्केट में सर्कुलेट होंगे। जो स्टॉक लिमिट अगर लगाते हैं तो आपके घर पर आप 1 किलो से ज्यादा कांदा नहीं रख सकते हो, तो फिर मतलब कोई अगर 10 किलो रख रहा है तो उसका शॉर्टेज कर रहा है कांदों का, सप्लाई कम कर रहा है, तो उसे मार्केट में लाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, अपने आप उसकी प्राइसेस जो है वो कम हो जाएगी, बराबर है। तो ये चीज यहाँ पर होती है कि जब भी यहाँ पर सप्लाई साइड मेजर्स हमें लेना है तो सप्लाई को यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा देगी, प्रोडक्शन को बढ़ा देगी, है ना, कि भाई प्रोडक्शन जो है हमको इंक्रीज कर दो, कांदे अरे हर 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 खेत में कांदे लगाओ साले, हर खेत में। देन इंपोर्ट जो है वो कर लेगी कि यार दूसरे देश से हम इंपोर्ट ही कर लेते हैं, जिससे बेसिकली करना क्या है, करना हमें सप्लाई को बढ़ाना है, बस सप्लाई को बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके भी लिमिटेशंस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में आप बोलोगे कि कांदे जो है उसका शॉर्टेज आया है, लेकिन कांदे उगाने का भी तो सीजन होता है ना, उसका भी सीजन है। आप यहाँ पर फसल जो है अभी बोओगे और दूसरे दिन फसल जो है वो निकल जाएगी, कांदे 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 कांदे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो मतलब इसकी कुछ लिमिटेशंस हमें देखने को मिलते हैं, बराबर है। प्लस यहाँ पर इंपोर्ट अगर हम करते भी है, अगर हम मंगा भी रहे दूसरी कंट्री से, तो टाइम पर पहुंचेंगे इसकी क्या गारंटी है? उनको भी भेजने में टाइम लगेगा, बराबर है। तो मतलब बेसिकली इसके कुछ लिमिटेशंस हमें देखने को मिलते हैं कि एक तो यह है कि शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन है वो ना हो पाए, दूसरा इंपोर्ट भी टाइम पर आए या ना आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये कुछ शॉर्टफॉल हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब आपको इन्फ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई समझ में आ गया, डिमांड एंड सप्लाई पर ही कंप्लीटली बेस्ड है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ता क्यों है ये आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन के कुछ टाइप है। इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ता है, जिस लेवल से बढ़ता है, जिस रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो दिए हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको जानबूझ के इसी तरीके से यहाँ पर दिया है क्योंकि इसमें आपको लिखना पड़ सकता है, तो इसलिए आपको कैसे लिखना है ये भी आपको पता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारी सीरीज है ये सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नहीं तो मेंस पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं, तो दोनों तरफ से आपको होलिस्टिक व्यू मिलना चाहिए और लिखना कैसे है ये भी आपको समझना चाहिए। तो पहले यहाँ पर आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन या फिर लो इन्फ्लेशन भी इसको बोलते हैं। मतलब बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे प्राइजेस जो है आर जेंटली राइजिंग, यहाँ पर ऐसा नहीं कि बढ़ 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 प्राइजेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। होले 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 हो जाएगा राइस सजना, होले होले हो जाएगा राइस, समझ रहे हो? मतलब होले होले यहाँ पर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसको कहा जाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग वो जो ये होता है ना, धीरे 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 चलने वाले कीड़े, है ना, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन ये होता है, मतलब लोगों को पता भी नहीं चलता है, जैसे माइल्ड ठंडी ठंडी हवा बह के निकल रही है उस तरीके से इन्फ्लेशन जो है बह रहा है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि जेब कटती जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। माइल्ड इन्फ्लेशन भी या फिर लो इन्फ्लेशन भी इसको कहा जाता है। प्राइजेस जो है राइज नॉट मोर देन 3% पर एनम, मतलब यहाँ पर 3% से ज़्यादा प्राइजेस इंक्रीज नहीं हो रहे, उसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की कीमत पहले 4 रुपये थी, देन 5 रुपये हो गई है, देन अगले साल 6 रुपये हो गई है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन है यार, ध्यान ही मत दो, ध्यान ही मत दो। देन आता है क्रॉनिक इन्फ्लेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेशन, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है अगर ये कंटिन्यू रहता है इंक्रीज होने को फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक या फिर सेक्युलर इन्फ्लेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेशन जो है आइदर कंटिन्यूअस रहता है या फिर यहाँ पर क्या होता है
हमें इंटरमिटेंट देखने को मिलता है। इसको क्रॉनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर लॉन्गर पीरियड के लिए ग्रो होते रहता है बिना किसी डाउन टर्न के। मतलब हमें जो इन्फ्लेशन है वो इसी तरीके का देखने को मिलते रहेगा, इसी तरीके से मिलते रहेगा। क्रीपिंग ही हो रहा है लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें देखने को मिल रहा है, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेशन। देन आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर क्रिपल, जो छोटे बच्चे हैं वो क्रिपिल कर रहे हैं, ठीक है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, होले होले। अब वो एक बच्चे में तब्दील हो गया है जो बड़ा चल सकता है। अब वॉकिंग इन्फ्लेशन, जो क्रीपिंग है वो थोड़ा स्लो रहता है, जो वॉकिंग है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो प्राइस राइज है ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन से ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। मतलब यहाँ पर व्हेन प्राइस राइज बाय मोर देन 3%, अगर 3% से कम हो रहा है उसको हम कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, लेकिन 3% से ज़्यादा हो रहा है लेकिन 10% से कम हो रहा है तो उसे हम कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 3% से ज़्यादा, 10% से कम, उसको हम कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें थोड़ा कॉशन, इसमें थोड़ा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। देन आता है मॉडरेट इन्फ्लेशन। मतलब यहाँ पर क्रीपिंग वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है ये अगर क्लब्ड कर लेते हैं हम तो उसको हम कहते हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन, ठीक है। व्हेन प्राइसेस राइज बाय लेस देन 10% पर एनम, इसको हम मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है कहते हैं। मतलब जस्ट 10% से कम अगर हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मॉडरेट इन्फ्लेशन कहते हैं। देन उसके बाद अब जो चलने वाला है वो दौड़ेगा भी। तो अब रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? और तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मतलब इसमें अगर आप देखोगे बिटवीन 10 to 20% इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है हर साल तो उसको हम कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। उसको क्या कहते हैं? रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, जब 10% ज़्यादा 20% से कम। देन आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब क्या है? यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही खतरनाक डिजिट्स में बढ़ जाता है। मतलब समझ लीजिए लाइक 30% और 400% या 999% पर है ना, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल डिजिट्स तक इन्फ्लेशन चला जाता है, उसको हम कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। एंड देन लास्ट आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन तो छोड़ ही दो, मतलब प्राइजेस जो है ऐसे राइज होते हैं कि आप वो आपके पैसों से खरीद ही नहीं पाओगे। मतलब समझ लीजिए एक ब्रेड का पैकेट लेने में आपको 50-50 लाख रुपए अगर खर्च करना पड़े, उसको हम कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, ब्रेड का पैकेट तो 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए 30 रुपए तक आता है, ये लाखों रुपए कैसे खर्च करेंगे? वही तो होता है इन्फ्लेशन में, जो वैल्यू है पैसों की वो गिर जाती है। मतलब सोचिए आप कि अगर ब्रेड का पैकेट एक्चुअल में अगर वो 20 रुपए का है, उसको 20 रुपए के अगर पैकेट को खरीदने के लिए हमें अगर 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है, मतलब हमारे 1 लाख रुपए की कीमत हो गई है 20 रुपए के हिसाब से। मतलब इतनी हमारी वैल्यू जो है करेंसी की वो गिर चुकी है, ऐसा उसका मतलब होता है। मतलब ऐसा हमें जिम्बाब्वे जो है वहाँ पर देखने को मिला था। उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि लोग जो है वो ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए जो ट्रॉली होती है ना जिसमें हम सामान लेके जाते हैं, उसमें पैसे भर भर के लेके जा रहे हैं, गड्डियाँ लेके जा रहे हैं लोग जो है वो, क्योंकि ठंड जो होती है उसमें जो जलाना पड़ता है, ग्रीस में भी हमें ऐसा देखने को मिला था, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जहाँ पर वो सिक्योरिटी विक्योरिटी होते हैं ना, सिगड़ी विगड़ी लगाते हैं जहाँ पर हमें हाथ वाथ सेकने के लिए, वहाँ पर जो पेजेस होते हैं, जो कागज होता है उससे सिक्योरिटी जलाते हैं, लकड़ी से सिक्योरिटी जलाते हैं। लेकिन लोग जो है वो पैसे डाल डाल के जला रहे थे। उनका बोलना था कि इससे जो पैसे हैं इससे महंगे तो पेपर है, जो पेजेस होते हैं वो इससे ज़्यादा महंगे हैं, तो वो खरीदने जाएंगे तो उससे अच्छा हम यही जला लेते हैं। तो ऐसा यहाँ पर होता है, इतनी वैल्यू जो है वो खराब हो जाती है, इतनी डिक्रीज हो, तो इतना जब बढ़ जाता है इन्फ्लेशन, मतलब समझ लो इकोनॉमी जो है बहुत बुरी तरीके से क्रम्बल कर रही है। उसमें मतलब हमारे जो करेंसी है उसको सीधी रिप्लेस ही करना पड़ता है किसी और करेंसी के साथ, जिसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा रहे। तो ऐसी चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर हंगरी जो है, वहाँ पर जिम्बाब्वे जो मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग 2004-2009, है ना, ये हमें इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिला था। देन यहाँ पर अदर वेरिएंट अगर हम देखते हैं इन्फ्लेशन के, तो हमें बॉटल नेक इन्फ्लेशन जो है ये भी देखने को मिलता है, जिसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। देखिए टर्मिनोलॉजीज, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ जो नाम है, जो टर्मिनोलॉजीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजीज आपको घुमा फिरा कर पूछी जा सकती है, तो टर्मिनोलॉजीज आप ध्यान में रखिए। ये बॉटल नेक इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है? सप्लाई फॉल ड्रास्टिकली एंड डिमांड रिमेन्स एट द सेम लेवल। सप्लाई क्या हो रहा है? सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। याद कीजिए सप्लाई जब डिक्रीज हो रहा है मतलब कौन सा इन्फ्लेशन है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ना। तो मतलब बेसिकली सप्लाई साइड हर्डल आ रहा है कांदे का। जब भी सप्लाई का आया कांदे का याद रखिए, जब भी डिमांड आई सलमान खान याद रखिए, ठीक है। तो सप्लाई साइड मतलब कांदे के जो सप्लाई है वो गिर गया। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो कैटेगरी में हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया बॉटल नेक इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। दूसरा है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में जो प्राइजेस है इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स,
यहाँ पर प्राइस राइज जो है वो देखने को मिल रहा है सभी गुड्स एंड सर्विसेज में, एनर्जी और फूड आर्टिकल छोड़कर। सिंस 2015-16 न्यू कोर इन्फ्लेशन जो है मेजर किया गया इंडिया के द्वारा, जिसमें हम फूड, फ्यूल, लाइट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन मतलब एनर्जी एंड फूड इसको छोड़कर हम यहाँ पर मेजर करते हैं। इसको कोर इन्फ्लेशन जो है ये कहा जाता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डिफ्लेशन भी देखने को मिलता है। मतलब दो टर्मिनोलॉजीज है, एक तो है डिफ्लेशन एंड दूसरा है डिसइन्फ्लेशन। क्या है? डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब क्या है? इन्फ्लेशन मतलब प्राइजेस का इंक्रीज होना, डिफ्लेशन मतलब प्राइजेस का डिक्रीज होना। ठीक है, अब प्राइजेस का डिक्रीज होना, आप बोलोगे तो बहुत अच्छी बात है, प्राइजेस डिक्रीज हो रहे हैं, हम एकदम ही सस्ते सस्ते भाव में, अरे बाप रे, मतलब आईफोन जो है वो हम यहाँ पर 100 रुपये में खरीद पाएंगे, इतने अगर प्राइजेस गिर गए तो मज़ा आ जाएगा। हम रेंज रोवर जो है वो 1-1 लाख में खरीद पाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि जब प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिरते हैं, एक हद तक गिरे वो ठीक है, लेकिन जैसे प्राइजेस एक हद तक इंक्रीज होना, ये हमारे इकोनॉमी का बूस्ट दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, बराबर है। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़िया तो दिखता है कि हमारी करेंसी जो है बहुत, उसकी वैल्यू ही नहीं बची है। उसी तरीके से जब डिफ्लेशन आता है तब एक हद तक प्राइजेस डिक्रीज होना ये सही है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब ये दिखता है कि हमारे कंट्री में कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही है, हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है कि लोगों के हाथों में पैसा ही नहीं है कुछ खरीद पाए। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। डिफ्लेशन जो है ये भी यहाँ पर बहुत हानिकारक रहता है, हमारी ग्रोथ नहीं दर्शाता कि कंट्री की ग्रोथ ही नहीं हो रही करके। और दूसरा डिसइन्फ्लेशन अगर हम देखते हैं, ये पॉजिटिव टर्म है। मतलब ये है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन जो हुआ है उसमें कुछ कटौती हो रही है, उसको हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। ये एक पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है कि हाँ प्राइजेस जो है वो अब लेवल में आ रहे हैं, सही लेवल में आ रहे हैं। डिफ्लेशन ये हानिकारक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब बाकी इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब ये बाकी इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको अब पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम देखने वाले हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अभी जो इन्फ्लेशनरी गैप है ये क्या है? देखिए, क्या होता है कि कोई भी कंट्री एक अपना पोटेंशियल जीडीपी बनाती है कि कंट्री जो है इसका पोटेंशियल जीडीपी कितना रहेगा, कितने हद तक इसकी जीडीपी जा सकती है। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें अब बहुत सारे लोग अगर रोजगार मांगने लग जाए कि हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, अब सरकार यहाँ पर क्या करती है, रोजगार जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देती है कि चलो रोजगार योजना हम लेकर आ गए, इसके तहत सभी लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। अब यहाँ पर जब रोजगार दिया गया लोगों को, मतलब लोगों के हाथों में क्या आया, पैसा आया। लोगों के हाथों में पैसा आया तो लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे। लोग खर्च करेंगे तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो अपने आप जो प्राइजेस है वो इंक्रीज होगी। प्राइजेस इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। कोई भी कंपनी को लगेगा कि ये हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो और प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करते हैं। मतलब एक्चुअल में जो जीडीपी है, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या, तो पैसा आ रहा है, लोग खरीदने जाएंगे, लोग खरीदने जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो कंपनीज है वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा एक्चुअल जीडीपी है ये पोटेंशियल जीडीपी से हाई नजर आएगा। एक्चुअल जीडीपी अगर पोटेंशियल जीडीपी से हाई नजर आ रहा है तो ये जो गैप है इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। समझ में आए? इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब यहां पर अगर आप देखते हैं इन्फ्लेशनरी गैप मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स अबव द नेशनल इनकम इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हो गई जो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये गैप होती है कि एक्चुअल जो पोटेंशियल जीडीपी है, पोटेंशियल है कंट्री का, प्लस जो एक्चुअल में यहाँ पर जीडीपी बढ़ती है, उसमें जो यहाँ पर गैप है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल जीडीपी ऊपर गया है, जो हमारा पोटेंशियल था उससे ऊपर गया है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। प्राइजेस ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रिएशन ऑफ मनी ड्यूरिंग प्रोसेस। यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा मनी जो है वो क्रिएट हुआ है, एक्स्ट्रा मनी क्रिएट किया गया है, जो लोगों के हाथों में पैसा आया, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है, एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इसके तहत मतलब इसमें क्या होता है, इसमें लोग डबल शिफ्ट में काम करते हैं जिससे कि ओवर टाइम का उनके पास पैसा आता है। देन यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी कम हो जाती है, सभी के पास रोजगार जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। समझ में आया? अब यहाँ पर हम समझते हैं डिफ्लेशनरी गैप क्या होती है। देखिए क्या होता है कि मैंने जैसे आपको बताया था, किसी भी कंट्री का एक पोटेंशियल जीडीपी होता है कि इतना जीडीपी पोटेंशियल उसके पास है कि वो इतना जीडीपी हासिल कर लेगा। अब यहाँ पर लोग जो है उन्होंने रोजगार मांगना शुरू कर दिया कि हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोला चल भाग, हम रोजगार नहीं देने वाले, हम रोजगार देंगे ही नहीं। मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब यहाँ पर लोगों के हाथों में पैसा रहेगा क्या, लोगों के हाथों में पैसा नहीं रहेगा। लोगों के हाथों में पैसा नहीं रहेगा तो लोग खर्च करेंगे क्या, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो एक्चुअल जीडीपी जो है वो हमें नीचे दिखाई देगा, पोटेंशियल जीडीपी के नीचे ही दिखाई देगा। तो ये जो यहाँ पर गैप रहती है इसे ही हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप।
इन्फ्लेशनरी गैप में ऊपर जाता है, डिफ्लेशनरी गैप में नीचे आता है। इसमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग जो है वो काम नहीं करते हैं, प्रोडक्शन जो है बहुत कम होता है, इसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो कि शॉर्टफॉल इन द टोटल स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट ओवर नेशनल इनकम, यहाँ पर शॉर्टफॉल होता है, गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग उसमें कम होती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल के बारे में। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर कुछ जो वर्कर्स है वो यहाँ पर खड़े हैं और ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमारी यहाँ पर महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमारी सैलरी जो है ये भी यहाँ पर बढ़ा दो। मतलब इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ गया है, तो हमारी जो सैलरी है, क्योंकि हमें खर्चे जो है पूर्ण नहीं रहे, तो हमारी सैलरी भी बढ़ा दो। अब यहाँ पर जो मालक है वो सैलरी जो है वो बढ़ा देता है। देन उसके बाद क्या होता है कि इनकी सैलरी बढ़ गई, अपने आप ये क्या बोलेंगे, अब मैं विदेशी दारू पीऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए, ज़्यादा सेविंग आई है, तो मैं विदेशी दारू पीऊंगा। विदेशी दारू ये ज़्यादा पीने लग जाएंगे, सभी वर्कर्स लेने लग जाएंगे, तो प्राइजेस जो उसकी इंक्रीज हो जाएगी। प्राइजेस अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर ये लोग आएंगे, फिर बोलेंगे कि यहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो हमारी सैलरी बढ़ा दो। देन और सैलरी बढ़ेगी और ये लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा विदेशी, और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और प्राइजेस बढ़ेंगे, और प्राइस बढ़ेंगे, और सैलरी बढ़ाओ। तो ये मतलब क्या है, स्पाइरल बन रहा है, ये इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बन रहा है कि यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, अपने आप यहाँ पर सैलरी इंक्रीज करो, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, सैलरी इंक्रीज करो, सैलरी इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। समझ में आ गया। अब यहाँ पर डिफ्लेशनरी स्पाइरल क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर समझ लो सोने के भाव है, सोने के भाव अगर यहाँ पर गिर रहे हैं, अब यहाँ पर दीपिका पादुकोण जो है ये यहाँ पर रणवीर सिंह को बोलती है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है काफी गिर रहे हैं, तो मुझे खरीद दो। लेकिन यहाँ पर रणवीर सिंह बोल रहे हैं कि रुको, अभी करो इंतजार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गोल्ड के भाव है गिर रहे हैं और इसको गिरने दो। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वेट कर रहे हैं कि और इसके प्राइसेस गिरे। बराबर है, मतलब इसकी डिमांड जो है वो अभी भी ऊपर नहीं जा रही है, डिमांड ऊपर नहीं जा रही है और इसके प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं, और प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं, इनको लग रहा है और नीचे गिरेंगे, तो और ये रुके हुए, और डिमांड नहीं बढ़ रही है, और यहाँ पर उसके प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं। मतलब ये डिफ्लेशनरी स्पाइरल हो गया कि एक को लग के एक चीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर डिमांड नहीं बढ़ रही है तो प्राइसेस गिर रही है, प्राइसेस गिर रही है तो डिमांड इंक्रीज अपने आप नहीं हो रही है। समझ रहे हो कि लोग वेट कर रहे हैं कि और इसके प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाए, इसे हम कहते हैं डिफ्लेशनरी स्पाइरल। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इन्फ्लेशन टैक्स के बारे में। अब देखिए क्या है कि एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर जो ओनियन है उसका अगर सप्लाई यहाँ पर बढ़ रहा है, तो फिर उसकी जो प्राइजेस है या फिर वैल्यू है उसमें गिरावट होगी या बढ़ेगा, उसमें गिरावट होगी, है ना। सप्लाई बढ़ता है तो अपने आप उसकी जो प्राइजेस है वो नीचे गिरती है। अब यहाँ पर फर्ज कीजिए कि जो मनी है, हमारा जो रुपया है, रुपया का अगर सप्लाई बढ़ता है तो फिर उसके जो वैल्यू है उसमें क्या गिरावट होगी। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ओनियन का तो हम समझ सकते हैं कि ओनियन को खरीदने के लिए हमें पैसा ही देना पड़ता है, तो ओनियन के भाव कम ज़्यादा हो रहे हैं, रुपये के भाव कम ज़्यादा कहाँ से होंगे, रुपये के भाव कम ज़्यादा कहाँ से होंगे, उसकी प्राइजेस क्या, वो खुद ही तो प्राइस है, तो उसके प्राइजेस कम या ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि गवर्नमेंट जो है वो पैसे छाप सकती है, पैसे प्रिंट कर सकती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट करके लोगों में बांट क्यों नहीं देती है। कि मतलब गरीबी रेखा के बाहर अगर लोगों को निकालना है तो फिर अपने आप लोगों के अकाउंट में, हर किसी के अकाउंट में 2-2 करोड़ रुपए डाल दो, है ना, हर किसी के अकाउंट में 2-2 करोड़ रुपए डाल दो, फिर क्या अपने आप सब गरीबी रेखा के बाहर आ जाएंगे। बराबर है। तो ये अब गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है, गवर्नमेंट को अब तक क्या ख्याल नहीं आया होगा ऐसा करने का, तो क्यों नहीं करती है। अब यहाँ पर इसका कारण आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझेगा। देखिए यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल देखा था कि गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों की कीमत यहाँ पर 1-1 करोड़ रुपए है। बराबर है। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, अब ये जो लोग हैं इनके पास 50-50 लाख रुपए है। अब ये गाड़ी खरीद पा रहे हैं क्या, नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि ये जो कार है, जो भी ये कार परचेस करेगा वो यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लेवल के ऊपर है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर कंसिडर क्या कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर कार 1 करोड़ के ऊपर जिसके पास पैसे होंगे वो पॉवर्टी के ऊपर है, और जो भी 1 करोड़ के नीचे जिसके पास पैसे होंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है। मतलब ये दोनों ही बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। बराबर है, इतना आपको समझ में आ गया, दोनों ही यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, दोनों ही यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं लाई गई, सरकार ने टैक्स कम कर दिए, सरकार ने बहुत सारी योजना ली, सबके अकाउंट में पैसे जो है वो डाल दिए। फर्ज कीजिए कि सरकार ने क्या किया, यहाँ पर सबके अकाउंट में 2-2 करोड़ रुपए डाल दिए, इनके अकाउंट में भी 2-2 करोड़ रुपए आ गए। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ मतलब गाड़ी, अब गाड़ी जितने में आती है उसके ऊपर इनके पास पैसा आ गया, मतलब अब ये गरीबी रेखा के बाहर जो है वो आ गए हैं। बराबर है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये पैसों का क्या करेंगे, खुश हो जाएंगे, नाचने लग जाएंगे, हम गरीबी रेखा से, हम अमीर है, मैं अमीर हूँ, ऐसे करने लग जाएंगे। नहीं, यहाँ पर ये लोग जो है वो गाड़ियाँ परचेस करने के लिए जाएंगे, गाड़ियाँ परचेस करने के लिए जाएंगे, गाड़ी की क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पर गाड़ियों की डिमांड जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये कार चाहिए, कार चाहिए बोलेंगे तो कार की डिमांड यहाँ पर बढ़ जाएगी।
कार की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि ये 2 कार है, यहाँ पर सप्लाई कम है लेकिन 4 गाड़ियों की डिमांड है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर अपने आप गाड़ियों की जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएगी, 4-4 करोड़ हो जाएगी। मतलब अब यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उसकी जो लाइन है वो कितनी हो गई है, 4 करोड़ रुपीज। मतलब जिसके पास 4 करोड़ से ऊपर है वो यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, जिनके पास 4 करोड़ से कम है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में। तो मतलब इनके पास अब 2-2 करोड़ रुपए है, मतलब अब यहाँ पर ये अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वही देखने को मिलते हैं। भले ही यहाँ पर इनके पास 50 लाख की जगह 2 करोड़ आ गए हो, फिर भी ये बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके से गवर्नमेंट सबके अकाउंट में डालती रहेगी तो हर कोई जो चीजें हैं वो खरीदने के लिए जाएगा। चीजें जो लिमिटेड है ना, चीजें तो लिमिटेड है, गवर्नमेंट प्रिंट कितना भी कर सकती है पैसा, वो ठीक है, अब उसमें भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आते हैं कि कुछ कंडीशन, लेकिन वो हम छोड़ रहे हैं, कितना भी प्रिंट कर सकती है ये भी समझ रहे हैं। तो भी क्या होगा यहाँ पर कि जो चीजें हैं वो तो लिमिटेड है ना, जो रिसोर्सेस है वो तो लिमिटेड है, तो मतलब सप्लाई जो है वो तो लिमिटेड है, तो मतलब यहाँ पर डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो अपने आप प्राइजेस भी इंक्रीज होते जाएंगे। मतलब अगर हम हर किसी के अकाउंट में 30-30 रुपए डाल देते हैं कि जाओ आप ब्रेड का पैकेट ले लो, हर कोई अगर ब्रेड का पैकेट लेने जाता है तो ब्रेड के पैकेट की कीमत ही 50 रुपए हो जाएगी। मतलब अभी उतने ही लोग सिर्फ खरीद खरीद पाएंगे ब्रेड का पैकेट जितने पहले लोग खरीद पा रहे थे। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए गवर्नमेंट जो है पैसा प्रिंट करेगी। पैसे यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहले जो चीज 1 करोड़ की आती थी अब उसके लिए 4 करोड़ देना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर पैसे की वैल्यू इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, पैसे की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो गई है, पैसे की वैल्यू यहाँ पर कम हो गई है। मतलब जो चीज पहले 1 करोड़ में आ रही थी अब उसके लिए 4 करोड़ देना पड़ रहा है, मतलब वैल्यू ही डिक्रीज हो गई है। समझ रहे हो, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर क्या है कि हम पैसा प्रिंट करके तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे तो इस तरीके की चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी, बराबर है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो बहुत खतरनाक कंडीशन है, तो यहाँ पर प्राइजेस जो है उसकी भी यहाँ पर मनी जो है उसकी प्राइजेस वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होती है। ये अब आपको समझ में आ गया यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन टैक्स जिसे सिग्नेरिज जो है ये भी कहा जाता है, तो इन्फ्लेशन टैक्स अब क्या है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई है कि जो गवर्नमेंट है वो पैसा ज़्यादा प्रिंट कर सकती है, और अगर वो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर दिया तो इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि लोग जो है उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो वो भी डिमांड इंक्रीज करेंगे, वो भी चीज़ें खरीदने के लिए जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। क्या है कि ब्रेड का जो पैसा है वो 30 रुपए के अगर ब्रेड का पैकेट है, ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारा पैसा जो है वो प्रिंट कर लिया, और फिर प्रिंट करने के बाद क्या किया उन्होंने, अपना जो कर्जा है या फिर जो लोगों में बांटना है तो उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। अब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, लोगों के पास पैसा आ गया तो सभी लोग यहाँ पर ब्रेड का पैकेट लेने के लिए चले गए, सभी लोग चले गए तो ब्रेड का पैकेट की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो अपने आप यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ गई, मतलब अब वो कॉस्ट यहाँ पर 50 रुपये हो गई। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको जो पहले 30 रुपए देने पड़ रहे थे अब उसके लिए आपको 50 रुपए देना पड़ रहा है। क्यों, गवर्नमेंट ने यहाँ पर पैसा ज्यादा छाप दिया उसकी वजह से। आपको पहले 30 रुपए देने पड़ रहे थे लेकिन अब 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, ये टैक्स जैसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर 20 रुपए टैक्स आपसे ले लिया, उसी तरीके का नहीं हुआ क्या, तो मतलब बिना जेब में हाथ डाले टैक्स कट गया। तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन की वजह से आप पर जो टैक्स जैसा लग रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से जो आपका पैसा जा रहा है एक्स्ट्रा, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। देखिए क्या होता है कि समझ लीजिए यहाँ पर कोई एक इंसान है, ठीक है, अब उसे यहाँ पर पता चला कि जो बैंक है वो 10% इंटरेस्ट दे रही है, मतलब 20 दिन में यहाँ पर पैसा डबल हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो अपने पास को जो पैसा है वो लेगा और बैंक में डाल देगा कि 10% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब मैं 100 रुपये डालूंगा तो मुझे 110 रुपये जो है वो वापिस मिलेंगे, बराबर है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बैंक जो है वो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए। इन्फ्लेशन जो है वो भी कैलकुलेट किया जाता है। इन्फ्लेशन यहाँ पर समझ लीजिए 9% चल रहा है, ठीक है। सो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना रहेगा, 10 - 9 मतलब 1%। मतलब एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके, आपके एक्चुअल में जो पैसा इंक्रीज हो रहा है, पैसा 100 का 110 हो रहा है, लेकिन उस पैसों की वैल्यू कितनी बढ़ रही है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप एक्चुअल में जो आपका मटेरियलिस्टिक तौर पर पैसा आपके हाथ में कितना आ रहा है, 110 आ रहा है, लेकिन ये 110 की वैल्यू कितनी है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, कार जो है उसकी एक्चुअल में पैसा जो है वो 4 करोड़ है, लेकिन वैल्यू यहाँ पर 2 से 4 करोड़ मतलब 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गई है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो अलग अलग जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, फर्म्स होती है, वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट जो है वो अपना इन्फ्लेशन एडजस्ट करके करती है। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जब अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पर बैंक जो है
बैंक यहाँ पर समझ लीजिए 5% इंटरेस्ट रेट पर लोन जो है वो दे रही है। यहाँ पर क्या की लोन दे रही है, मतलब इसने लोन लिया 5% इंटरेस्ट रेट पर। अगर इसने 100 रुपए लोन लिया है तो इसको 105 रुपए जो है वो वापिस करने हैं, बराबर है। लेकिन जब हम यहाँ पर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, इन्फ्लेशन समझ लीजिए अगर 6% का चल रहा है तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी जा रही है, तो 5 - 6 मतलब -1%। तो -1% एक्चुअल में देखोगे तो बैंक को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। बैंक को यहाँ पर जो एक्चुअल में वैल्यू मिल रही है पैसों की बहुत कम मिल रही है, और इसको यहाँ पर फायदा हो रहा है। मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन प्रीमियम, इसको यहाँ पर प्रीमियम मिल रहा है 1% का, समझ रहे हो। तो इसको बोरोवर को जो है काफी फायदा होता है जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, और लेंडर जो है उसको यहाँ पर नुकसान होता हुआ देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर आप टेक्स्ट में देखोगे तो बोनस जो मिलता है यहाँ पर इन्फ्लेशन की वजह से बोरोवर को, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। अब यहाँ पर फिलिप कर्व, अब देखिए फिलिप कर्व जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अब फिलिप कर्व क्या है, तो फिलिप कर्व समझने के लिए हमें यहाँ पर एक ग्राफ निकालना पड़ेगा, जो एक साइड हम इन्फ्लेशन रखेंगे, दूसरे साइड हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रखेंगे। तो एक तरफ इन्फ्लेशन है, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है। अब यहाँ पर फिलिप कर्व जो है वो इस तरीके का बनता है। इस तरीके का मतलब कैसा, तो यहाँ पर अगर आप ये कर्व अच्छे तरीके से देखोगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जब इन्फ्लेशन हाई है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफी कम है, ठीक है। इन्फ्लेशन जब बहुत ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, और जब इन्फ्लेशन बहुत कम है तब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई इंसान यहाँ पर उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, एम्प्लॉयमेंट अगर बहुत कम बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अगर बहुत कम है, तो मतलब पैसा ही पैसा, उसके पास पैसा रहेगा तो वो चीजें खरीदेगा तो डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल जो है वो सुधार लेगा, है ना। और वही अगर आप समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा खर्च करने के लिए, पैसा ही नहीं रहेगा तो डिमांड ही नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। तो ये फिलिप कर्व कहता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्फ्लेशन है एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, मिल्टन फ्रीडमैन है, इसने कहा कि जो फिलिप ने बोला है ये शॉर्ट टर्म के लिए सही है, लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कहा इसने इसलिए ऐसा कहा कि यहाँ पर भले ही अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये कम है, अनएम्प्लॉयमेंट कम रहने की वजह से उसके हाथ में बहुत पैसा बहुत आएगा तो वो खर्च करेगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसकी लाइफस्टाइल जो है वो भी यहाँ पर बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, हमने देखा हुआ है जब महंगाई बढ़ेगी तब क्या होगा, स्पाइरल क्रिएट हो जाएगा। स्पाइरल कैसा, कि यहाँ पर ये बोलेगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब मेरी सैलरी बढ़ा दो। अब सैलरी अगर बढ़ा दो ऐसा बोलेगा तो फिर इसका गेम तो करना पड़ेगा ना। अब जब गेम करना पड़ेगा भाई साहब, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है फिर से अपनी लेवल पर आ जाएगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर आ जाएगा। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो ऑकर होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, जब इकोनॉमी जो है वो पोटेंशियल आउटपुट पर प्रोड्यूस कर रही है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम उसे कहते हैं, ठीक है। तो अब ये मतलब बेसिकली क्या है कि ये चीज हमें देखने को, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ये सक्सेसफुल नहीं होता है, ये जो फिलिप कर्व है ये सक्सेसफुल नहीं होता है लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं तो। समझ में आया। अब यहाँ पर रिफ्लेशन मतलब क्या होता है, रिफ्लेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए जो हमने यहाँ पर देखा है कि अगर डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो लोग खर्च कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है, बराबर है। अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, गवर्नमेंट खुद यहाँ पर मेजर लेती है कि हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे। कैसे, यहाँ पर लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाएंगे, कैसे, तो यहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा खर्च करके कि लोगों के अकाउंट में पैसा डालेंगे। देन टैक्स कट जो है वो हम यहाँ पर करेंगे, लोग जो है उनका टैक्स कट होगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे। इंटरेस्ट रेट कट करके, जिससे कि क्या होगा कि लोग जो है वो ज्यादा यहाँ पर जो लोन है वो भी यहाँ पर ले ले, ये सारी चीजें करके। अब ये गवर्नमेंट क्यों करेगी, देखिए क्या होता है कि एक टाइम पे इकोनॉमी हमारी ऐसी चलती है, ठीक है, इकोनॉमी ऐसी जा रही है, देन नीचे आ रही है, रिसेशन आ गया। रिसेशन मतलब यहाँ पर बहुत बुरी अवस्था हो गई हमारी इकोनॉमी की, उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ये मेजर्स लेती है, जिससे कि यहाँ पर क्या हो, जिससे कि यहाँ पर जो पैसा है वो आए, डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो जाए, जिससे कि इन्फ्लेशन यहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाए, जिससे कि लेवल में यहाँ पर हमारी इकोनॉमी आ जाए। तो बेसिकली अगर आप देखोगे रिसेशन जो होता है उस टाइम पे इस तरीके का रिफ्लेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पर आता है स्टैगफ्लेशन। अब देखिए स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन ऐसा होता है कि यहाँ पर फिलिप कर्व में क्या था, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम है तो इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा, बराबर है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों काफी हाई होते हैं,
अब ऐसा कैसे होगा? अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लेशन भी हाई है, ऐसे कैसे हो सकता है? कौन खरीद रहा है फिर यहाँ पर? कौन ऐसा कर रहा है? इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत यहाँ पर हाई है। स्टैगफ्लेशन मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर नीचे जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन हाई जा रहा है। नॉर्मली क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब ऊपर होती है तो अब इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर हो रही है मतलब लोग जो है ज़्यादा रोजगार पैदा कर रहे हैं, लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, लोग प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, लोग सेल ज़्यादा कर रहे हैं, सेल ज़्यादा कर रहे हैं, अपने आप यहाँ पर हमारी जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो रही है ना, मतलब इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है स्टैगफ्लेशन में कि ग्रोथ यहाँ पर नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है तो ग्रोथ कैसे, ये हो, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ सकता है? यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में अगर इंक्रीज हो जाए, क्योंकि पेट्रोल से ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ होता है, तो वो अगर बढ़ जाए तो उसमें होगा। इन्फ्लेशन एसेंशियल आइटम्स में अगर बढ़ जाए, जैसे कि फूड ये सब अगर है, इसमें अगर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है ना, सप्लाई कम होने की वजह से। सडन गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाती है, उससे सडनली इन्फ्लेशन जो है वो राइज हो सकता है, भले ही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी ना हो रही हो। तो ये कुछ कारण उसके पीछे हमें देखने को मिलते हैं, इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अब हम आते हैं स्क्यूफ्लेशन पे। स्क्यूफ्लेशन मतलब क्या है? इन्फ्लेशन एंड यहाँ पर रिलेटिव प्राइस राइज हमें देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन और रिलेटिव प्राइस राइज इसमें फर्क है, लोग इसको कंबाइन कर लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है यहाँ पर सस्टेन्ड अक्रॉस बोर्ड प्राइस इंक्रीज, मतलब सभी सेक्टर अगर हम देखते हैं उसमें हमें प्राइजेस जो है वो इंक्रीज होती हुई देखने को मिलती है। सस्टेन्ड प्राइस राइज, ऐसा नहीं है बड़ी और कम हो गई, बड़ी और कम हो गई, बड़ी, ऐसा नहीं है ना। प्राइस राइज हमें देखने को मिलता है। रिलेटिव प्राइस राइज मतलब क्या होता है? इसमें हमें देखने को मिलता है एपिसोडिक प्राइस राइज, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर कांदे हैं, कांदे का सप्लाई सडनली यहाँ पर कम हो गया, उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो एकदम से बढ़ गए, देन सप्लाई यहाँ पर फिर से आ गया तो प्राइसेस जो है वो यहाँ पर कम हो गए, है ना। तो मतलब एपिसोडिक प्राइस राइज होते हैं एपिसोड के तौर पर, कि अभी बढ़े फिर कम हो गए। एपिसोडिक प्राइस राइज हो रहे हैं पर्टेनिंग टू एक या स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, एक ही कोई कमोडिटी है या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटी, उसमें अगर होता है तो। अब स्क्यूफ्लेशन जो है ये इन दोनों के बीच का पार्ट है, इन दोनों के बीच का। बेसिकली इसमें क्या होता है? इसमें प्राइस राइज जो है वो हमें देखने को मिलता है एक या स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज का ओवर सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, ओवर सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बेसिकली यहाँ पर सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्राइस राइज हो रहा है, लेकिन एक या ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही हो रहा है, उसे हम कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, हमारे इसमें फूड प्राइसेस जो है उसमें अक्सर ऐसा होता है, इसलिए टर्मिनोलॉजी जो है हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम आते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है? यहाँ पर ऑफिशियल टारगेट अगर हम अनाउंस करते हैं इन्फ्लेशन के रेंज का, कि क्या हमारी इन्फ्लेशन की रेंज रहनी चाहिए, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। जैसे कि हमारे यहाँ पर फिक्स की गई है 2% से लेकर 6% तक, मतलब हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो हमें देखने को मिलता है 4+-2 का, कि 4+-2 में अगर हमारा इन्फ्लेशन है मतलब सही चल रहा है, 2 से कम भी नहीं आना चाहिए और डिफ्लेशन कहलाएगा, मतलब हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, एंड 6% ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं? प्रोज है कि यहाँ पर बूम एंड बर्स्ट जो है यहाँ पर अवॉइड होता है, यहाँ पर नॉर्मल हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेडी तौर पर चलती रहती है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी क्या, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा क्या, महंगाई बढ़ जाएगी क्या। लो इन्फ्लेशन जो है उस पर बेनिफिट, जो भी बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलते हैं। क्लैरिटी रहती है कि हमारा इन्फ्लेशन इतने ही गैप में रहने वाला है, तो मतलब आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्स इसके होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कॉन्फ्लिक्ट, कि हमारी अगर ग्रोथ हो रही है तो इन्फ्लेशन हो रहा है, बराबर है, ग्रोथ यहाँ पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन यहाँ पर ज़्यादा ना बढ़े। देन इकोनॉमी जो है यहाँ पर हायर इन्फ्लेशन, है ना, मे नीड हायर इन्फ्लेशन। देन उसका लिमिटेड गाइड इकोनॉमी के लिए इनफ्लेक्सिबल हमें देखने को मिलता है, कि हमें पर्टिकुलर एक ही प्रैक्टिस जो है वो अपनानी है, कि हम यहाँ पर रेंज में उसको रखें हमारे इन्फ्लेशन। ठीक है, अब जो इन्फ्लेशन है उसके इफेक्ट्स क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्रेडिटर एंड डेप्टर पे क्या होता है, तो मतलब जो पैसे दे रहा है जो पैसे ले रहा है उस पर क्या होता है। तो बैंक का एग्जांपल देखे थे हमने कि बैंक दे रहा था उसको नुकसान हो रहा था, जो बोरोवर था जिसने पैसे लिए थे उसको फायदा हो रहा था। तो जो लेंडर होता है जो पैसे दे रहा है वो सफ़र करता है, बोरोवर जो होता है उसको बेनिफिट होता है। कैसे होता है ये हमने देखा हुआ है। ये बेसिकली ये मतलब एक शॉर्ट में आप रिविजन कर सको उसके लिए सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है। जैसे एग्रीगेट डिमांड, डिमांड जो उसमें क्या होता है, तो यहाँ पर डिमांड परचेसिंग पावर इंक्रीज होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी हायर हो जाती है ना। प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है उनके पास पैसा आ गया है, लोगों के पास पैसा आ गया तो अपने आप यहाँ पर परचेसिंग पावर बढ़ गई, लोग ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, लोग खरीदने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, समझ लीजिए अब घर है, ठीक है, लोग घर बहुत ज़्यादा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के हाथ में बम पैसा है तो लोग खरीद रहे हैं। तो अब घरों में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे लोग, कि अभी कर लेते हैं 10 दिन में पैसा डबल, 10 दिन में घर बेच देंगे किसी और को, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है, बूस्ट होता है ये जो इन्वेस्टमेंट है।
सेविंग पर क्या होता है, तो सेविंग भी यहाँ पर अच्छी खासी इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो है उसमें लोग डालते हैं ये सोचकर कि हमको पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। देन इनकम पर क्या होता है, तो इनकम अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन इंक्रीज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इनकम, रियल वैल्यू जो है वो सेम ही रहती है, मतलब आपको जो क्वांटिटी है उसमें आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन क्वालिटी अगर आप देखोगे तो उसमें आपका इन्फ्लेशन खा ही रहा है ना, तो उसमें आपको फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स पर अगर आप देखोगे तो टैक्स पेयर जो है वो सफ़र करते हैं, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ रही है, समझ लीजिए यहाँ पर अगर एसी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, उस पर जो आपको जीएसटी पे करना है तो वो भी यहाँ पर ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें भी इंक्रीज होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस अगर आप देखोगे तो मतलब आप जो आपकी परचेसिंग पावर है वो बढ़ रही है, इसलिए आप ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हो। परचेसिंग पावर कब बढ़ रही है, जब आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, ज़्यादा पैसा आ रहा है मतलब इनकम टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, बराबर है, इसको हम ब्रैकेट क्रीप जो है ये भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी टर्म जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। एक्सचेंज रेट पर क्या होगा, करेंसी जो इकोनॉमी की डिप्रिशिएट होती है, ये उसकी वैल्यू लूज होती है, जैसे पहले 2 करोड़ में जो चीज़ आ रही थी अब उसको 4 करोड़ देना पड़ रहा है, मतलब पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो गई। देन एक्सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो बेनिफिट होता है एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट करने में बेनिफिट होता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है यहाँ पर मिलती है, ठीक है। देन इंपोर्ट अगर हम देखते हैं तो इंपोर्ट भी बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा हुआ है ना कि अगर जो हमारी करेंसी है वो डिवैल्यूएट होती है तो एक्सपोर्ट वालों को फायदा होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है। देन ट्रेड बैलेंस अगर हम देखते हैं तो इन्फ्लेशन जो है ट्रेड बैलेंस को ज़्यादा फेवरेबल बनाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए अनफेवरेबल रहता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा डिपेंड रहती है इम्पोर्ट पर, तो इम्पोर्ट सही नहीं होता है जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, तो इसलिए यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको यहाँ पर नुकसान होता है। एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट पर, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है शॉर्ट रन के लिए, वही फिलिप कर्व। देन वेजेस अगर हम देखते हैं तो इंक्रीज नॉमिनल वेजेस, वही क्वांटिटी में आ रहे हैं, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो इन्फ्लेशन एक हद तक अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन मतलब ग्रोथ हो रही है, हमारे कंट्री में ग्रोथ हो रही है, बराबर है। पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन हेल्दी होता है कंट्री के लिए, क्योंकि वो दर्शाता है कि हमारे कंट्री में ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन एक हद से ऊपर अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो वो सही नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखिए। अब इन्फ्लेशन इंडिया में अगर हम बात करते हैं, इंडिया की अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो हमारे इसमें इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर अलग अलग तरीकों से जज किया जाता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये सबसे प्रोमिनेंट है, जिसको हम WPI एंड CPI जो है ये कहते हैं, ठीक है। तो इसके तहत हमें इन्फ्लेशन जो है वो मेजर होता हुआ देखने को मिलता है। इसी के तहत हम देखते हैं कि कितना हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन है, कितना परसेंट इन्फ्लेशन जो है वो हमारे यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है। अब होलसेल यहाँ पर क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, ये भी यहाँ पर समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रोड्यूसर है, होलसेलर है एंड रिटेलर है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, होलसेलर क्या कर रहा है, यहाँ पर होलसेल में इससे माल खरीद रहा है, देन उसके बाद होलसेलर रिटेलर को माल बेचता है, देन रिटेलर कंज्यूमर को माल बेचता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि होलसेलर जब रिटेलर को माल दे रहा है उसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब जो प्राइस पे होलसेलर रिटेलर को प्राइस माल अपना बेच रहा है उसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। समझ लीजिए पहले अगर ये उसको माल 100 रुपये में बेचा था, लेकिन फिर वो 110 रुपये में बेच रहा है, मतलब 10% से होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ गया है, समझ रहे हो। मतलब एकदम मैं आपको लेमन आसान टेक्निकल इसमें नहीं जा रहा हूँ। देन उसका रिटेलर जो प्राइस पे कंज्यूमर को बेचता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस यहाँ पर इंडिया में जनवरी 10, 1942 इससे हमें देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बेस ईयर है वो भी यहाँ पर चेंज होता रहता है। बेस ईयर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए बेस इफेक्ट जो है ना ये काफ़ी मैटर करता है। बेस इफेक्ट कैसे कि समझ लो कि 2030 में कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है वो 100 रुपये की आती थी, देन 2031 में वो 110 रुपये की आ रही है, तो मतलब 10% राइज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, बराबर है। अब यहाँ पर 2032 में अगर कोई चीज़ 120 रुपये की आ रही है तो अगेन यहाँ पर प्राइस इंक्रीज 10 ही रुपये का हुआ है, लेकिन क्या अगेन यहाँ पर 10% राइज हो रहा है? आप खुद कैलकुलेट किए 10% राइज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो मतलब बेस इफेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मतलब बेस इफेक्ट से पता चलता है सडन राइज सडन डिक्रीज क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। समझिए कि यहाँ पर 2010 में कोई चीज़ जो है वो 100 रुपये की आती थी, ठीक है। 2011 में वो चीज़ 80 रुपये की हो गई, समझ लीजिए यहाँ पर डिक्रीज हो गया। देन 2012 में वो चीज़ 120 रुपये की हो गई, तो मतलब यहाँ पर 100 से 120 पर ही पहुँची है वो चीज़, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज परसेंट देखिए कितना ज़्यादा हो गया,
क्योंकि बेस इफेक्ट हम ये पकड़ रहे हैं, तो बेस इफेक्ट से कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ है उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो बेस ईयर इस तरीके से हमें चेंज होते हुए जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये जो इन्फ्लेशन है इसे ऑफन हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसे हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। WPI इन्फ्लेशन को हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। WPI जो है वो रिलीज किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। देखिए एक एक पॉइंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मेंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आरबीआई जो है वो WPI इन्फ्लेशन यही कंसिडर करते थे अपनी पॉलिसी डिसीजंस के लिए 2014 से पहले तक। अब WPI जो है इसमें कंबाइंड प्राइस हमें देखने को मिलता है कम्युनिटी बास्केट, जिसमें 676 आइटम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन WPI जो है इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है। मतलब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, उसी तरीके से आप होटल में जाते हो, वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड हो रही है। तो जो सर्विसेज है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में इंक्लूड नहीं होती है। और उसी के साथ साथ जो प्रोड्यूसर और होलसेलर है उसके बीच में जो बॉटल नेक होता है वो भी यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। और होलसेलर और रिटेलर मतलब जो कंज्यूमर है उसके बीच का भी ये जो बॉटल नेक है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। और इसीलिए 2014 के बाद से यहाँ पर आरबीआई गवर्नर जो है रघुराम राजन, उन्होंने यहाँ पे जो अपनी आरबीआई की पॉलिसीज है वो शिफ्ट की सीपीआई पर। मतलब पहले 2014 से पहले जो भी पॉलिसीज डिसीजन लेने हैं, रेपो रेट कम करना है, रेपो रेट बढ़ाना है, वो WPI इन्फ्लेशन पर लिया जाता था। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम्स होने की वजह से जो आरबीआई है उन्होंने अपने पॉलिसी डिसीजन जो है वो सीपीआई पर शिफ्ट कर दिए, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर शिफ्ट कर दिए। तो अब हम जो भी आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसीज होती है वो किस पर देखी जाती है, वो सीपीआई पर देखी जाती है। अब यहाँ पर WPI का अगर हम टोटल ये देखते हैं कमोडिटीज, सभी कमोडिटीज, प्राइमरी आर्टिकल, फुल फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ये होते हैं। इसका वेट जो है वो भी हमें देखने में 4, 5 में और 11, 12 में, क्योंकि बेस ईयर चेंज किया गया है। देन उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स अगर हम देखते हैं तो वो भी यहाँ पर हमें चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। पहले इतने थे, देन अभी इतने हो गए हैं। ठीक है, देन नंबर ऑफ कोटेशंस ये भी हमें यहाँ पर चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आंकड़े आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन एक आपको रेंज जो है वो पता रहनी चाहिए, क्या क्या यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, क्या क्या यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपको रेंज पता रहना चाहिए। तो अब यहां पर सीपीआई बेसिकली क्या है, मतलब रिटेल लेवल का जो इन्फ्लेशन है कंज्यूमर लेवल का, वो बेसिकली क्या है। तो इंडिया में इंडेक्स जो ये शो करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कंज्यूमर लेवल पर, रिटेलर लेवल पर जो यहां पर इन्फ्लेशन रेट शो करता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 4 इंडाइसेस है जहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबरर्स के लिए, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, तो ये चारों आपको पता रहने चाहिए कौन कौन से इंक्लूड किए जा सकते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है। सीपीआई जो है ये नई सीरीज का मतलब बेस जो है 2010 इज इक्वल्स टू 100 फॉर ऑल इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरीज सेपरेटली, रूरल, अर्बन और कंबाइंड के लिए यहां पर देखा जाता है। और CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसे रिलीज करते हैं। WPI को कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और CPI को यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन CSO जो है उनके द्वारा रिलीज किया जाता है। यह भी आपको पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। CPI जो है बेस्ड होता है रिटेल प्राइस पर, है ना, मतलब यहाँ पर डियरनेस अलाउंस जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वो कैलकुलेट करने के लिए CPI जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। मगर अब यहाँ पर जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसीज है उसके लिए भी CPI जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन हमने देखा हुआ है, जो WPI है उससे ही इन्फ्लुएंस है। हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर करता है टोटल इन्फ्लेशन विद इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितना भी टोटल इन्फ्लेशन है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन में लिया जाता है। इसमें आपको जो फूड है, फ्यूल है, बाकी कमोडिटीज है, उसमें जो भी प्राइस राइज हो रहा है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में जितना भी इकोनॉमी में टोटल इन्फ्लेशन है वो सब इसमें मेजर किया जाता है, फूड हो, फ्यूल हो, सभी कमोडिटीज हो। इन्फ्लेशन रेट एक्सप्रेस किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। यूजुअली हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ये भी डिनोट करता है। अब यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो हायर होता है। WPI जो है ये
हेडलाइन बताता है ना। यहाँ पर सीपीआई जो है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको जो सर्विसेज है वो देखी नहीं जाती है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो मोस्टली हायर होता है। क्योंकि आप नॉर्मली भी देखो ना, मतलब यहाँ पर प्रोड्यूसर लेवल पर जो होलसेलर के पास आएगा वो सस्ता रहेगा, है ना, और जो रिटेलर रहेगा उसके पास माल जो है वो महंगा रहेगा। इसलिए मोस्टली जो होलसेलर है उसके पास से लोग प्रीफर करते हैं लेना, है ना। रिटेलर के पास ऑब्वियसली महंगा रहेगा, इसलिए सीपीआई जो है वो मोस्टली हायर होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। कोर इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है, ये टर्म इस्तेमाल की जाती है जो एक्सटेंड ऑफ इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में उसे डिनोट करने के लिए। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में ध्यान से देख सुनना है आपको, यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन, इसमें फूड और फ्यूल जो है उसका इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, फूड और फ्यूल इसका इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया जाता है। मतलब इसका मतलब आप समझिए, हमारे यहाँ पर जो एट प्रेजेंट इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है फूड का और फ्यूल का ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, कोर इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर कम नजर आएगा। रिटेल इन्फ्लेशन जो है, मतलब सीपीआई जो है वो ज़्यादा नजर आ रहा है ना, 7% को क्रॉस कर लिया है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन कम नजर आएगा, क्यों? क्योंकि फूड और फ्यूल जो है उसका इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया जाता है। सीपीआई में यहाँ पर आपको फूड एंड बेवरेजेस, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, ये सब देखने को मिलते हैं। क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल, मिसलेनियस, कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड रहते हैं ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई। अब यहाँ पर हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो है वो भी यहाँ पर आता है। देखिए क्या है कि आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ लॉन्च हुआ था 2007 में मुंबई में इंडियन होम लोन रेगुलेटर नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। इसे NHB रेसिडेक्स भी कहते हैं। करंटली 50 सिटीज़ यहाँ पर पब्लिश करता है। तो उसी के साथ यहाँ पर आप टाइमली पर्पस, यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी चीज़ें हैं। वेदर ब्रोकर जो है वो यहाँ पर कोटिंग कर रहा है टू हाई प्राइस हाउसेस के लिए। आपको यहाँ पर पता चलता है कि कहीं आप घर खरीदने के लिए गए तो बहुत ज़्यादा ही तो बता नहीं रहा है ना। बैंक, हाउसिंग फाइनेंस बॉडीज जो है वो यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं कितनी लोन अप्लीकेबल रहेगा, कितना लोन इसको मिलना चाहिए, घर अगर ये परचेज कर रहा है तो कितना लोन इसको देना चाहिए, है ना। मतलब लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हाउसिंग सेक्टर में वो भी यहाँ पर बताता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। सर्विस प्राइस इंडेक्स, सर्विस सेक्टर हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सर्विस सेक्टर अगर आप देखोगे तो 60% एंड अबव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इसके तहत हमें सर्विस प्राइस इंडेक्स ये भी देखने को मिलता है, जिससे कि सर्विस सेक्टर हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो नीड फॉर सच इंडेक्स, ये रिकमेंड किया गया था वर्किंग ग्रुप चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर अभिजीत सेन, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, सेटअप टू रिवाइज WPI सीरीज। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। स्टार्टिंग इन 2005-06 ऑफिस जो है पुट इन प्लेस एक्सपेरिमेंटल सर्विस प्राइस इंडेक्स, टोटल 7 सर्विसेज। इसमें सर्विसेज कौन सी? रेलवेज, पोस्ट, एयर, टेलीकॉम, पोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर हमारा इन्फ्लेशन जो है वो खत्म होता है। अभी सेकेंड इसमें चैप्टर 7 में जो सेक्शन B है उसमें हमें साइकिल देखने को मिल रही है, बिजनेस साइकिल, तो उसे हम कवर करेंगे और फिर हमारा 7 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी में लेता था तो आपको कन्फ्यूजन होता था, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद।